तो साथियों, एक ऐसा आदेश जिसने मात्र 10 मिनट में सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। एक ऐसा आदेश जिसमें कितने मासूम लोग मारे गए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड। तो दोस्तों, मैं अनुभव ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अंडर 24/7 एसएससी टाइटंस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जलियांवाला हत्याकांड के बारे में। किस तरीके से बहुत सारे सैकड़ों लोग, मासूम लोग बेवजह मारे गए और सिर्फ एक आदेश के तौर पे। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। चलिए, अगर मैं बात करता हूं जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि 1919 में हुआ था। इसकी डेट याद करेंगे सब लोग, 13 अप्रैल 1919। सर, वन ऑफ द डार्केस्ट इंसिडेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश जब हमारे ऊपर रूल करता था उस तब का सबसे ज्यादा डार्क, सबसे ज्यादा क्रूएल, बहुत बड़ा इंसिडेंट था ये उस टाइम का। मतलब आज भी अगर जलियांवाला बाग की बात कर लेते हैं ना, तो काफी सारे लोगों को मतलब गुस्सा तो आता ही आता है, साथ में दुख भी होता है कि बेफालतू में इतने मासूम लोग मारे गए। तो अगर बात करते हैं कि सर जलियांवाला बाग हुआ क्यों, तो मैं बताता हूं। उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट जारी किया। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट पास किया था ब्रिटिश सरकार ने, जिसमें भारतीय लोगों को किसी भी बिना वजह, मतलब अगर देखा जाए तो बिना किसी वारंट, बिना किसी लीगल एक्शन, जिसका मन होगा, जहां मन होगा, उसको उठा के जेल में डाल देंगे। तो इस वाले एक्ट को, रॉलेट एक्ट को, इंडियंस ने ब्लैक लॉ बोला। क्या बोला? ब्लैक लॉ। और इसी तरीके से इस चीज का हर इंसान विरोध करने लग गया कि ऐसा थोड़ी ना है। मतलब हम अब बैठ के क्या शांति से आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं क्या? हम लोग अपनी मांगे भी नहीं रख सकते हैं क्या? ये कैसे हमारे लीगल राइट्स हमें दे रखे हैं? तो इसी चीज पे आज हम और चीजें बातें करेंगे आगे। चलिए, अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जाहिर से बात है, जब इतना बड़ा कांड हो जाएगा तो क्या लोगों के मन में गुस्सा नहीं फूटेगा? लोग आग बबूला नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यही एक ऐसा पॉइंट था जहां पे लोगों ने अपने स्ट्रगल को, या फिर अगर बात की जाए अपने आंदोलन को, बहुत ज्यादा एनहांस कर दिया कि अब तो ऐसा नहीं होगा, अब ब्रिटिश राज की हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अब हमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और साथ ही हमें आजादी भी चाहिए, हमें नई जरूरत है ब्रिटिश सरकार की। चलिए, अगर बात करते हैं बैकग्राउंड, रॉलेट एक्ट, जैसा कि मैंने बताया उस टाइम पर रॉलेट एक्ट जारी हो गया था। और रॉलेट एक्ट मात्र एक ऐसा एक्ट था जो कि 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। और इसमें अरेस्ट विदाउट ट्रायल, विदाउट लॉयर, विदाउट अपील, वही सब चीजें कि बिना किसी वजह के आपको कभी भी कहीं पे भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। ना आपको कोई वारंट दिया जाएगा, बस आपके पास इतनी सहानुभूति होगी कि हम ब्रिटिश सरकार और हम आपको जेल में डाल रहे हैं। कितनी गलत बात है। चलिए, इंडियंस कॉल्ड इट अ ब्लैक एक्ट। ब्लैक एक्ट कह लो, चाहे ब्लैक लॉ कह लो, इस चीज को ब्लैक एक्ट बोला गया और इसका जमकर विरोध हुआ। हर इंसान ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया कि हम अब ब्रिटिश सरकार की एक नहीं सुनेंगे, हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हमें पूरे तरीके से खादी और स्वराज चाहिए। हम अपना जो भी करेंगे, स्कूलिंग करेंगे, कॉलेजेस करेंगे, जो भी गुड्स और ट्रेड्स होगा, हम सब स्वयं का करेंगे, हमें नहीं चाहिए ब्रिटिश सरकार। चलिए, नेशन वाइड प्रोटेस्ट स्टार्टेड अंडर महात्मा गांधी। मतलब पूरे देश में महात्मा गांधी द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया, उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मूवमेंट थे जो साथ ही साथ चलते गए। चलिए, अब बात करते हैं व्हाट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919। सर, आखिर हुआ क्या था 1919 में? आपने ये तो बता दिया कि इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री रॉलेट एक्ट थी। चलिए, अब उन दिन था 13 अप्रैल 1919 का। लोग बैसाखी, मतलब पंजाब में आप लोग जानते हैं बैसाखी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। अब ये भी आपको पता है, जब नेशन वाइड पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है पंजाब में भी हो रहे होंगे। पंजाब के लोग, पंजाब में भी आंदोलन हो रहे थे। अब पंजाब के लोग बैसाखी वाले दिन गए जलियांवाला बाग घूमने, मेला देखने। वहां पे आंदोलन, कुछ लोग भी आंदोलन कर रहे थे। अब जितने लोग जलियांवाला बाग गए थे, इट डजंट मीन कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करने गए थे। वहां पे कुछ लोग अपने बच्चों को लेके मेला देखने भी गए थे और
बैसाखी का फेस्टिवल भी मनाने गए थे। उसी वक्त क्या होता है, जनरल डायर पहुंचता है। कौन? जनरल डायर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा है, और कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग अपना शांति से मेले को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब जो उनका बैसाखी का फेस्टिवल का जो भी मेला वेला होता है वो सब एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। बैसाखी फेस्टिवल, थाउजेंड गैदर इनसाइड जलियांवाला बाग अमृतसर। तो जाहिर सी बात है जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठे हुए, काफी सारी बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ थी, और जो जलियांवाला बाग था वो चारों तरफ से कवर्ड था, चारों तरफ से, और निकलने आने जाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता था जो कि बहुत ही सकरा था, बहुत ही पतला था। और वहां पे जनरल डायर ने कर दिया अपने सैनिक को तैनात। तो अब जो लोग अंदर है वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते, और बाहर जो है वो तो चलो सेफ है, पर अंदर वाले जो लोग थे वो बिल्कुल अनसेफ थे, वो बाहर ही नहीं जा सकते थे। चलिए, मैनी केम फॉर द फेयर, अदर फॉर द पीसफुल मीटिंग। मतलब बहुत सारे लोग मेला देखने आए, और बहुत से ऐसे लोग थे जो प्रोटेस्ट के लिए आए थे, पीसफुल मीटिंग करना चाह रहे थे कि आखिर किस तरीके से रॉलेट एक्ट को हटवाया जाए। चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं जनरल डायर की स्टोरी। तो देख रहे हो कितना क्रूर लग रहा है, शक्ल से ही लग रहा है ये तो क्रूर। ये था जनरल डायर। ठीक है, इसने क्या किया, जनरल रेजिनाल्ड डायर इसका पूरा नाम था जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर। ठीक है, चलो। अराइव्ड विद ट्रूप्स एंड ब्लॉक द एग्जिट। सबसे पहले आके उसने क्या किया, एग्जिट को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आने जाने का एक ही रास्ता था। एग्जिट को आके ब्लॉक किया, और नो वार्निंग गिवन टू द क्राउड। मतलब एक भी वार्निंग, मतलब एक इंसान होता है, जैसे आजकल भारत में भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हो रहे हैं। अभी नीट पेपर लीक के लिए आंदोलन हुआ था, पर उसमें आंदोलन में भी देखो काफी सारे लोग थे, बहुत लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, पर उसके बाद भी हाँ, सरकार ने क्या किया, सरकार ने पहले उनको वार्न किया, फिर भी मतलब टालने की कोशिश की कि जितना उनको टाल सके। ऐसा काम तो नहीं किया। इसने क्या किया, जनरल डायर ने ना वार्न किया, ना निकलने के लिए किसी को बोला, सीधे एक शब्द बोला, फायर। सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बोला, फायर। और क्या हुआ, 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही, और जाने सैकड़ों लोग इधर उधर भाग दौड़ मच गई, और सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए वहां जलियांवाला बाग के अंदर ये कुआं था, उसके अंदर गिरे जा रहे हैं। कुछ लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनको एग्जिट गेट पे मार दिया जा रहा है। मतलब 10 मिनट के अंदर 1650 राउंड फायर हो गए। कितना बड़ा नंबर है, 1650 राउंड फायर हो गए, और जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई। और अगर आज के टाइम पे बात की जाए कि सर लोग मरे कितने थे, तो हिस्ट्री के हिसाब से तो बोला जाता है कि 379 लोग मरे थे। कितने मरे थे? कहा जाता है 379 लोग मरे थे, पर ऐसा नहीं है। इस नंबर को लेके आज भी बहुत ज्यादा मतभेद चलता है। साफ वहां के लोगों का कहना है, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका भी यही कहना है कि सर कम से कम 1000 लोग मारे गए थे, कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। 1000 से ज्यादा ही लोग मारे गए थे, समझ रहे हो? चलो अब देख लो। ऑर्डर्ड कंटिन्यूअस फायरिंग फॉर 10 मिनट्स, ओनली वन नैरो एग्जिट ट्रैपिंग एवरीवेयर इनसाइड। मतलब जितने लोग अंदर फंसे हुए थे एक भी नहीं निकल पाया। यानी कितने बेजुबान लोग मारे गए, मतलब बेजुबान क्या, मतलब जाने कितने लोग मासूम ऐसे लोग थे जो बेफालतू में मारे गए, जो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए थे फेयर, उन लोग को भी मार दिया गया। तो बहुत ही बुरी हालत थी उस टाइम की, तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत थी। चलिए अब बात करते हैं कि कितने लोग मरे। ह्यूज नंबर दे रखा है 379। हिस्ट्री के हिसाब से ये नंबर है, जो कि बिल्कुल गलत है। कितने लोग मारे गए थे? 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। एक्चुअल इंडियन एस्टिमेट एक्सीडेड 1000 पीपल डेड, 1000 इंजर्ड। मतलब 1000 लोग मरे थे और 1000 ही लोग इंजर्ड हो गए थे। अब देखो उसी टाइम क्या हुआ, मैनी जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव देयर लाइव्स। तो ये सब तो कॉमन चीजें, ये तो मैं बता ही चुका हूं। चलिए, द एंटायर नेशन वॉज शॉक्ड। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा देखो। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ,
तो पूरे विश्व में बात फैल गई कि ब्रिटिश सरकार के एक जनरल डायर है, उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। हर जगह ब्रिटिश सरकार को, हर इंसान, पूरा देश, पूरा विदेश, हर इंसान ब्रिटिश सरकार को क्रिटिसाइज कर रही है। हर इंसान आलोचना कर रही है कि ब्रिटिश सरकार घटिया सरकार है, सबसे ज्यादा घटिया इंसान है। कोई भी इंसान ब्रिटिश सरकार के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहता था, किसी के ऊपर नहीं करना चाह रहा था। तो यहां पे अब इंडियंस का गुस्सा फूटा। अब इंडियंस ने बोला कि अब तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करना पड़ेगा, और इसको और, मतलब चालू था उस टाइम पे, पर इसको और तेजी से और बढ़ाना पड़ेगा। अब तो हम तुम्हारी एक भी बात नहीं मान सकते, तुम चाहे कितने भी प्रस्ताव रख लो, हम तुम्हारे एक भी प्रस्ताव नहीं मान सकते। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और ज्यादा इनहेंस कर दिया गया, और वहां के जो जनता थी, वो हर जनता नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फॉलो कर रही थी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? यही था ना कि हमें विदेशी एक भी चीजें नहीं चाहिए, हम जो भी करेंगे अपना स्वयं का, खुद का करेंगे। मतलब विदेशियों का कोई भी, मतलब ब्रिटिश सरकार की कोई भी चीज में हम उनका साथ नहीं देंगे। असहयोग आंदोलन, मतलब हम कोई भी सहयोग नहीं करेंगे उनका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। इस टाइम पे क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने एक झांसा देने के लिए हंटर कमीशन लॉन्च किया, एक हंटर कमीशन लागू किया इसकी पूरी जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच करने के लिए। पर जो इंडियंस थे वो इस चीज से बिल्कुल नाखुश थे, कोई भी खुश नहीं था। सब कह रहे थे हम इतने हंटर कमीशन तुमने लागू कर दिया, क्या कर लोगे इससे? भाई जनरल डायर को जो करना था उसने तो कर ही लिया। अब बात आती है इस जगह पे रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये सोचा कि जो सरकार हमारे इंडियंस, हमारे भारतीय लोगों को बेवजह मार रही है, मतलब जो लोग इंसान, मतलब हम लोग भी इंसान ही हैं, हम लोग के खुद के सरकार के खुद के लोगों को इतना बुरी तरीके से मार रही है, तो उस सरकार से सम्मान लेना मेरे लिए बहुत ही नाक कटाने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए रविंद्रनाथ जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि उसी टाइम पे वापस कर दी थी। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि इन्हें क्यों मिली थी? इनने बहुत सारे, जानते हो जैसे आप लोग, लिटरेचर में बहुत सारे ऐसे अद्भुत काम किए, उस चक्कर में इनको ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि सब लोग पता है ना। चलिए, हंटर कमीशन वॉज फॉर्म बाय द ब्रिटिश फॉर इन्वेस्टिगेशन। वही हंटर कमीशन लागू किया गया, हंटर कमीशन एक लाया गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, अब एक यहां पे टर्निंग पॉइंट आ जाता है ऊधम सिंह जी का। ऊधम सिंह जी इस बात को अपने दिमाग में रखे रहे, और करीब 21 साल बाद 1940 में उन्होंने इस चीज का बदला लिया। लंदन जाके उस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल थे पंजाब के, जिन्होंने जनरल डायर का साथ दिया था इस कांड में, उसको जाके गोली मार दी सीधे। ऊधम सिंह ने लंदन में जाके गोली मार दी सीधे। तो इसको बोलते हैं बदला, बदले का भाव। तो ये था, ये इंपैक्ट पड़ा था उसका जलियांवाला बाग का। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम ओरिएंटेशन के अगर हिसाब से बात कर ली जाए कि सर हमारे, आपने इतना तो बता दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या। अब मुझे ये बता दीजिए एग्जाम में किन किन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहली बात तो डेट पूछा जाएगा, जो कि बहुत इजी है, 1919 13 अप्रैल। अब बात की जाती है प्लेस कि सर हत्याकांड हुआ कहां था। तो भाई हत्याकांड हुआ था अमृतसर, पंजाब में। क्यों, और क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट को हटाने के लिए। ठीक है, रीजन वही है, रीजन प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। ठीक है, फायर का ऑर्डर किसने दिया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर। अब इन दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अगर एसएससी में क्वेश्चन आता है कि ऊधम सिंह ने गोली किसको मारी थी, तो जनरल रेजिनाल्ड डायर को नहीं मारी थी, किसको मारी थी? मिशेल डायर को। किसे? मिशेल डायर को। ठीक है, देख लो। अब सपोर्टर, मतलब इसी का, भाई ऊधम सिंह ने मिशेल डायर को क्यों गोली मारी थी? क्योंकि मिशेल डायर ने जनरल डायर का साथ दिया था जलियांवाला हत्याकांड में। ठीक है, चलिए, और उस टाइम पे ये क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, अब आया इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन कमीशन तो मैंने बता दिया, हंटर कमीशन आया
जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। किसकी जांच करने के लिए? जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए। अब क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ। रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए हुआ था। मतलब देखा जाए तो जलियांवाला बाग में लोग क्यों थे? रॉलेट एक्ट हटा दिया जाए इस वजह से तो थे। ठीक है। ऑर्डर्ड द फायरिंग किसने? जनरल डायर ने। मिशेल ओडायर सपोर्टेड दिस एक्शन। मतलब इस एक्शन को किसने? जनरल डायर को किसने सपोर्ट किया था? मिशेल ओडायर ने। हंटर कमीशन इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। ऊधम सिंह ने क्या किया था? मिशेल ओडायर को मार दिया था लंदन में। कब मार दिया था? 1940 में। ठीक है। इंपॉर्टेंस, टर्निंग पॉइंट इन फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार की हमें जितनी चीजें झेलनी थी उस जगह पे एक टर्निंग पॉइंट आ गया था, क्योंकि भारतीयों का गुस्सा बहुत ही ज्यादा फैल चुका था और अब वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार बस हमारे देश से चली जाए यहाँ से। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कोई भी सपोर्ट। हमें ट्रेड एंड कॉमर्स करना होगा, हम खुद का कर लेंगे, पर हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हम खादी को सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे एक भी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें स्वराज चाहिए। वी डोंट वॉन्ट डोमिनियन स्टेटस, है ना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जो आज भी भारतीयों को बहुत ही ज्यादा झंझोर के रख देती है। तो साथियों, अच्छा करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी और जलियांवाला बाग हत्याकांड पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी एक छोटी सी वीडियो के साथ अगले एक टॉपिक पे हम जाएंगे और जल्द ही मैं कोशिश करूंगा कि उसमें हम जल्दी पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद।